आई एम संतोष। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आज का जो मोटिवेशनल कोट है, बहुत ही शानदार बात बोली गई है। यहाँ पे बोला गया है, टेक योर ड्रीम्स सीरियसली। मतलब अपने सपनों को गंभीरता से लें। कुछ भी आप दोस्तों तैयारी कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल की एसएससी, बैंकिंग, या फिर यूपीएससी, या कोई आप बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, या फिर और लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ जो चाहिए होती है वो है एक सपना, एक गोल लाइफ में कि आपको ये चीज़ अचीव करनी है। उसके बाद एक चाहिए होती है आपको बेहतरीन स्ट्रैटेजी, जिसको आप इम्प्रोवाइज करें और उसके बाद उस सपने की तरफ दौड़ लगा दें, और पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से उस चीज़ को जब पाने के लिए आप एक अपने अंदर एक डेस्परेट रहेंगे। एटलीस्ट दिन भर में जब भी आप कोई कहीं पे भी किसी भी फील्ड में जाने की कोशिश कर रहे हो, तो एटलीस्ट दिन में 2 से 3 बार मिनिमम आप सोचिए कि क्या होगा जब आप वो चीज़ अचीव कर लेंगे, जब आपको वो सक्सेस मिल जाएगी। तो वो चीज़ एटलीस्ट फील करना स्टार्ट करिए, और उसके बाद आपको अपने आप उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, उन हर्डल्स को ईजिली आप क्रॉस ओवर कर जाएंगे। तो यही था बेसिक आज का मोटिवेशनल कोट। चलता हूँ पहली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है कोरोना वायरस। सबसे पहले अगर देखें तो वर्ल्ड के अंदर इस समय 1,24,62,531 पॉजिटिव कोरोना केसेस निकल के आ चुके हैं, जिसमें से अच्छी खबर ये है कि 72,61,539 लोग पूरी तरीके रिकवर कर चुके हैं, और इसमें से अब तक 5,58,795 लोग अपनी जान कोरोना वायरस की वजह से गंवा चुके हैं। टॉप पे अगर हम देखें तो यूएस बरकरार है। यूएस के बाद ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, पेरू, चिली, स्पेन, यूके, मैक्सिको, ईरान, ये सारे देश हैं टॉप 10 कंट्रीज़। उसके बाद अगर इंडिया के बारे में देखें तो इंडिया में लगभग 8,04,861 केस पॉजिटिव निकल के आ चुके हैं, जिसमें से 5,03,746 लोग पूरी तरीके रिकवर कर चुके हैं, ठीक हो गए हैं। और जो सबसे दुख भरी बात कि इंडिया के अंदर 21,776 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा दी है। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है, एक येल यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा स्टडी की गई है, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड ये स्टडी। इसमें बोला गया है कि जो इंडिया में सेक्स वर्कर्स हैं, उनको कैसे आने वाले टाइम में लॉकडाउन के बाद इन जो इम्पोर्टेंट 5 शहर हैं देश के, वहाँ भी ये चाहिए कि जो कोविड 19 केसेस को अगर 72% से 63% तक कम करना है, तो इन रेड लाइट एरियाज़ को पूरी तरीके लॉकडाउन करना होगा, बंद करना होगा, शट डाउन करना होगा। तभी यहाँ पे जो कोविड 19 के केसेस हैं, उनके जो अपसर्ज में एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। ये स्टडी जो है, इसकी वजह से जो सेक्स वर्कर्स हैं, उनकी जो राइट्स हैं, वो उनका कहीं ना कहीं अब्यूज़ देखने को मिल रहा है। इसी वजह से काफ़ी एक प्रोटेस्ट भी देखने को मिला, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि उनकी ये जो उनका एक ही मात्र साधन है ये कमाई का, जिससे वो पैसा कमाते हैं और खाते पीते हैं, अगर इस पे भी इसको बंद कर दिया जाएगा तो फिर हाउ विल दे सर्वाइव। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है यूएस की तरफ से, एक जो वैक्सीन को प्रायोरिटी देने की बात की जा रही है। अभी यूएस फेडरल हेल्थ ऑफिशियल्स के द्वारा बोला गया कि वो ये डिसाइड करने की सबसे पहली डोज जब कोरोना वायरस की वैक्सीन की आएगी तो वो किसे देंगे, उसके लिए एक प्रॉपर सेट ऑफ गाइडलाइंस जारी करने की बात की जा रही है। इसमें बोला गया है कि जो स्टार्टिंग का प्लान है उसमें यह अप्रूव किया गया है कि ये जो वैक्सीन है वो सबसे पहले उन जो नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद जो दूसरे एसेंशियल वर्कर्स हैं, जो हाई रिस्क में हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं कोविड 19 से, जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए, साइंटिस्ट हो गए, ये सारे लोग। उसके बाद जो बूढ़े लोग हैं, जो काफ़ी ओल्ड एज हो गए हैं, उनको ये वैक्सीन दी जाएगी। और लास्ट में जो लोग नॉर्मल सफ़र कर रहे हैं उनको दिया जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोग हाई रिस्क जोन में होंगे उन्हीं को बेसिकली पहले ये वैक्सीन प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, जो कि एक अच्छी बात भी है। अभी लगभग आप देखेंगे कुछ एक महीने पहले एक जॉर्ज फ्लॉयड नाम का ब्लैक पर्सन था, जिसको अमेरिका के अंदर एक पुलिस वाले के द्वारा, वाइट पुलिस मैन के द्वारा उसे गले में उसके पैर रख के मार दिया गया, जिसकी वजह से काफ़ी ह्यूज प्रोटेस्ट देखने को मिला ब्लैक पीपल के द्वारा। और यही रीज़न भी है कि डिस्क्रिमिनेशन का लेवल अमेरिका में इतना ज़्यादा है कि जो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है वाइट और ब्लैक के बीच में। वाइट्स जो होते हैं उन्हें लगता है कि वो सुपीरियर हैं, और ब्लैक्स का इसी वजह से वो हमेशा एक डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये बोला जा रहा है कि जो प्रायोरिटी है वो ब्लैक और लैटिनो पीपल को दी जाएगी इन कंपेयर टू दोज ऑफ वाइट पीपल, क्योंकि ये लोग सबसे ज़्यादा कोविड 19 से अफेक्ट हुए हैं। और अगर आप देखेंगे दूसरे लोग इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुए हैं। अगर ब्लैक और लैटिनो जो होते हैं वो उनकी देखें तो लगभग 3 गुना ज़्यादा वो अफेक्ट हुए हैं वाइट्स के कंपैरिजन से, और उनकी जो डेथ रेट है वो 2 गुना है वाइट्स के कंपैरिजन में। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है
यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे लोगों ने अपनी जो है जॉब घर से करना स्टार्ट कर दिया है, और जो लोग अपना ट्रांसपोर्टेशन है वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे ही उनका काम चलता है, जिनके घर सही नहीं है, और ये सारी चीज़ें जो वल्नरेबल कंडीशंस में हैं उन लोगों को एक हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है। इसी वजह से उन्हें वैक्सीन जल्दी प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। कुछ और जो लोग ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड, जैसे डायबिटिक्स हो गए, ओबेसिटी होती है यानी कि मोटापा जिससे ज़्यादा होता है, हेल्थ से रिलेटेड, और जैसे हार्ट इश्यूज़ हो गए, किडनी इश्यूज़ हो गए, ये सारी वजह से इनको, जिन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, इन्हें जल्दी वैक्सीन दी जाएगी। और जो ग्रुप्स जिनको जो आसानी से एक्सेस नहीं कर सकते हेल्थ सर्विसेज को, उन्हें ये वैक्सीन प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एनएसडीसी जो है ये इसने एक प्रॉपर, एक मिनट, एनएसडीसी यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलके एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस की है, जिसके तहत जो डिजिटल स्किल है वो प्रोवाइड करी जाएगी लगभग इंडिया के अंदर 1 लाख यूथ को। दोस्तों अगर इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताऊं आपको, तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं, और सबसे कम जो उनका कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो देखने को मिलता है। मतलब सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में, और सबसे कम कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है जीडीपी में उनके द्वारा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसे आप सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। इनका लगभग 30% के आसपास कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा जीडीपी में। ये सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा इसमें एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है लोगों को, तो इनका कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी में है वो लगभग 30% का। वहीं अगर आप देखेंगे सर्विस सेक्टर का लीस्ट जो लोग, सबसे कम लोग एम्प्लॉयड हैं, आप देखेंगे सर्विस सेक्टर में जो आईटी और कंप्यूटर सर्विसेज जैसे हेल्थ सर्विसेज होंगे, ये सारी सर्विसेज में जो लोग हैं वो लोग का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है जीडीपी को। तो ये आप समझ सकते हैं लगभग 50% से भी ज़्यादा ये कंट्रीब्यूशन है। और वहीं इन कंट्रास्ट आप देखेंगे लगभग 17% जो एग्रीकल्चर से आ रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो लोग जो स्किल सेक्टर से हैं। तो आप ये देखिए, इट इज़ एब्सोल्युटली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेशियो यहाँ पे। तो इसी को कहीं ना कहीं इंप्रूव करने की बात की जा रही है। यही कारण है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है कोलैबोरेट कर रहा है एनएसडीसी ई स्किल इंडिया पोर्टल के साथ, जिससे कि फ्री एक्सेस प्रोवाइड करा सके वो लर्निंग रिसोर्सेज के लिए, और कंडक्ट कर सके डिजिटल स्किलिंग अवेयरनेस, जिससे कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किल्ड बनाए जा सकें। स्किल्ड लेबर जो है वो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे डिमांड में है। जितनी ज़्यादा अच्छी स्किल होगी उतनी ज़्यादा उनकी ऑल ओवर द वर्ल्ड डिमांड होगी, और जितनी ज़्यादा स्किल होगी उतनी ज़्यादा हमारी इकोनॉमी प्रॉस्पर करेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ में अगर आप देखेंगे कि अगर हमें प्रॉपर अपने आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को अच्छे लेवल पे ले जाना है, अच्छी उन्हें जॉब प्रोवाइड करवानी है, अच्छे काम उनको देने हैं, तो हमें चाहिए कि हम अब डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ें और उनको प्रॉपर स्किल प्रोवाइड कराएं। माइक्रोसॉफ्ट लर्निंग जो ई लर्निंग रिसोर्स सेंटर है, माइक्रोसॉफ्ट इसमें इंटीग्रेटेड वे में काम करता है स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, जिससे कि वो एक्सेस प्रोवाइड करा सके पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथ्स रिसोर्सेज के लिए, जिससे कि जो कि आप देखेंगे इकोनॉमी के लिए हमारे सबसे जो बड़ी डिमांड है वो यही है कि हमें हमारे देश में स्किल्ड लेबर्स की कमी। आप देखेंगे लेबर्स जो हैं, जो फिजिकल काम करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स में आप देखते होंगे यार, दूसरे लेबर्स वो सबसे ज़्यादा मात्रा में है। लेकिन वहीं अगर स्किल्ड लेबर्स आप देखें, इंडिया में डॉक्टर्स, इंडिया में कंप्यूटर इंजीनियर्स, इंडिया में जो और दूसरी सर्विसेज से रिलेटेड लोग हैं, उनकी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। इसी वजह से ई स्किल और स्किल इंडिया पे ध्यान दिया जा रहा है, जिससे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो प्रॉब्लम आने वाले टाइम में क्राइसिस होने वाली है स्किल्ड लेबर की, वो सारी प्रॉब्लम्स को, वो सारी इश्यूज़ को एड्रेस कर सके इंडियन गवर्नमेंट, और हमारे देश की खुद जो इकोनॉमी डिपेंडेंट है इन्हीं स्किल्ड लेबर्स पे, उसको कहीं ना कहीं प्रॉपर एक नई अच्छी डायरेक्शन में लेके जा सके। तो ये था। अगली न्यूज़ की तरफ चलता हूँ। सर यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हैं। ये एनएसडीसी जो ये लर्निंग पाथ है ये प्रोवाइड करेगा जो ब्रॉड रेंज ऑफ स्किल्स और एंट्री लेवल डिजिटल लिटरेसी की तरफ बढ़ेगा। साथ ही साथ आप देखेंगे जो प्रोडक्ट बेस्ड स्किलिंग है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, प्रोवाइडिंग न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पीपल टू री स्किल एंड अप स्किल, अपनी स्किल को, और जिन जो स्किल्ड हैं उनको अपने को वो अप स्किल कर सकते हैं, अपनी और जो स्किल है उसको अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं, जिससे कि उनकी डिमांड है मार्केट के अंदर वो बढ़े, और जो जॉब सीकर्स हैं वो जॉब गिवर्स बन जाएं। पार्टनरशिप की गई जो एनएसडीसी के साथ, ये एक्सटेंशन है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, जिससे कि ग्लोबल स्किलिंग इनिशिएटिव के तहत 25 मिलियन लोगों को वर्ल्ड वाइड न्यू डिजिटल स्किल प्रोवाइड कराया जा सके। कोविड-19 की वजह से जो इकोनॉमी इफेक्ट हुई है उसको कहीं ना कहीं ये बैलेंस करती हुई नजर आएगी। इंटीग्रेशन जो होगा माइक्रोसॉफ्ट लर्निंग और ई स्किल इंडिया प्लेटफॉर्म का, वो प्रोवाइड करेगा लर्नर्स को एक कस्टमाइज्ड कंटेंट
और रिसोर्सेज एक्सेसिबल एनी टाइम एनीवेयर, कहीं पे भी वो इस पूरी लर्निंग को एक्सेस कर सकते हैं, कहीं पे भी वो सीख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्किल इंडिया और माइक्रोसॉफ्ट मिल के इसे को होस्ट कर रहे हैं, ई स्किलिंग इवेंट को, वेबिनार्स को, वर्चुअल सेशंस को अक्रॉस द कंट्री। स्टूडेंट्स और जो ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं उन्हें हाई एजुकेशन ट्रेनिंग्स को के अंदर एनरोल किया जाएगा और एनएसडीसी स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दी जाएंगी। ये जो सेशन है इसे बेसिकली डिज़ाइन किया गया जिससे कि डिजिटल लिटरेसी की तरफ हम बढ़ सके, साथ ही साथ जो इंसाइट्स हैं टेक्नोलॉजीज़ के, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारी चीज़ों में एक प्रॉपर उन्हें नॉलेज बढ़े, ये सारी चीज़ों पे काम किया जा रहा है। आप देखेंगे हमारे देश में जो कोविड-19 है उसकी वजह से इकॉनमी जो है काफ़ी नीचे आ गई है। तो अब इसे काफ़ी जो रेटिंग एजेंसीज है उन्होंने भी ये चीज़ बोली है कि आने वाले टाइम में हमारी इकॉनमी बहुत ज़्यादा और गिरने वाली है। तो इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं रिवाइव करने के लिए ये सारे स्टेप्स इंडियन गवर्नमेंट ले रही है। तो आप ये याद रख सकते हैं। साथ में ये प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि एनएसडीसी माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर जो ई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रही है उसमें बेसिक किन किन चीज़ों का देखने को मिलेगा, किन किन चीज़ों में वो ई स्किल प्रोवाइड कराएगी। तो उसमें ऑप्शन दे के आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, लेकिन आपको आपके पास अगर इसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो आप बिल्कुल भी इसे गलत नहीं कर पाएंगे और सही करके टिक आएंगे। ये बात की जा रही है यहाँ पे देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ की, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है असम के अंदर। असम गवर्नमेंट ने अभी ये डिसाइड किया है कि वो अपग्रेड करेगी देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में। थोड़ा सा देखिए अगर आप कहाँ पे है ये, तो आप यहाँ पे देखिए असम, ये असम है, यहाँ पे ही ये देहिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि बॉर्डर करता है अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, म्यांमार नहीं, मिजोरम, त्रिपुरा और ये बांग्लादेश। यहाँ पे आप छोटा सा पार्ट देख सकते हैं, मेघालय को भी बॉर्डर करता है। दो इंटरनेशनल जो कंट्रीज जिनके साथ ये बाउंड्री शेयर करता है वो भूटान और बांग्लादेश। उसके साथ आप देखेंगे ये जो स्टेट से बॉर्डर करता है, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई न्यूज़ पढ़ें तो उसका एक जोग्राफिकल एंगल जरूर देख लें। उसके बाद ये डिसीजन लिया गया नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के द्वारा कि वो कंडीशनल क्लियरेंस प्रोवाइड करे कोल माइनिंग प्रोजेक्ट को, जो कि कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा स्टार्ट किया गया है देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व। इसमें काफ़ी उसने अपने ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं। इसी वजह से आप देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न जो कोल फील्ड्स हैं और जो CIL कोल इंडिया लिमिटेड सब्सिडरी है वो टेम्परेली अभी सस्पेंड कर दिया है उसने सारी वहाँ पे जो माइनिंग ऑपरेशंस चल रहे थे। देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो लोकेटेड है देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व के अंदर, जो कि काफ़ी जिसका एक बड़ा जो चंक है वहाँ पे कोल और ऑयल रिच डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलते हैं। अपर असम जो कि डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, शिवसागर, जहाँ पे ये सारी ऑयल फील्ड्स और यहाँ पे बहुत ह्यूज क्वांटिटी में कोल मिलता है, जिस वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पे बोला जाता है कि ये बहुत ही बड़ा पैच है जिसमें कि रेन फॉरेस्ट एरिया आता है असम के अंदर में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है यहाँ पे इसे प्रोटेक्टेड एरियाज़ के तहत आती हैं और परमिट करती हैं कुछ एक्टिविटीज़, जैसे कि ग्रेजिंग। नेशनल पार्क्स रिक्वायर कंप्लीट प्रोटेक्शन अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ऐसा बोला जा रहा है कि वाइल्ड लाइफ जो वहाँ का जो भी वाइल्ड लाइफ एरिया है उसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत उसको पूरी तरीके कवर किया जा रहा है, उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद अगर वहाँ पे ये माइनिंग और ये होगी तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। वहाँ की जो फॉरेस्ट है उसकी एक्टिविटी पे, उसके जो वहाँ के क्लाइमेट है उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। इसी वजह से बोला जा रहा है कि कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अलाउ किया गया है, जैसे कि आप देखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, लेकिन कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी को नेशनल पार्क के अंदर नहीं अलाउ किया गया। यानी कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पर जा सकते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, लेकिन नेशनल पार्क के अंदर कोई भी एक्टिविटी अलाउ नहीं की जाएगी। देहिंग पटकाई को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 2004 के अंदर। ये कंटिजियस पैच है रेन फॉरेस्ट का, जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ रेयर एंडेंजर्ड वाइट विंग्ड वुड डक देखने को मिलेगी। ये एक एंडेंजर्ड स्पीशी है वाइट विंग्ड वुड डक, जो कि आप याद रख सकते हैं क्योंकि ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि वाइट विंग्ड वुड डक कहाँ पे इंडिया में देखने को मिलती है। असम, नागालैंड, अरुणाचल, त्रिपुरा, मेघालय। तो आप अगर ऐसी न्यूज़ कवर करते हैं वहाँ पे एक प्रॉपर उसके नोट्स बनाते हुए चलते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। अभी अगर करंट स्टेटस देखें तो देहिंग पटकाई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आप देखेंगे कि अपर देहिंग, जयपुर और दिरक रिजर्व फॉरेस्ट में देखने को मिलेगी। आप ये अगर देखेंगे साइट ऑफ NEC माइनिंग जो प्रोजेक्ट है वो 9.9 किलोमीटर दूर है इस सेंचुरी से।
पोस्ट अपग्रेडेशन देहिंग पटकाई जो है 6th नेशनल पार्क हो जाएगा अगर इसे डिक्लेयर कर दिया जाएगा नेशनल पार्क। तो सबसे जो दूसरे नेशनल पार्क असम के अंदर है वो काजीरंगा, नामेरी, मानस, ओरांग और डिब्रू सैखोवा, ये सारे और नेशनल पार्क्स, इनका नाम आप ध्यान रख सकते हैं कि असम के अंदर ये नेशनल पार्क्स आते हैं। और एडिशनली अगर इसे डिक्लेयर कर दिया जाता है तो ये भी एक नेशनल पार्क बन जाएगा, देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क। मैंने आपको ये दिखा दिया मैप में कहाँ पे ये पड़ता है। फिर आप यहाँ पे देखिए फैन थ्रॉटेड लिजर्ड, ये पाई गई है कर्नाटका के अंदर। ये इस रीजन में आप देख सकते हैं, ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक के जो नॉर्दर्न रीजन है यहाँ पे इसे अभी पाया गया है। तो आप जो ये नई स्पीशीज़ है फैन थ्रॉटेड लिजर्ड, इसको बोलते हैं सिटाना धवारनेसिस। और इसे इसे डिस्कवर्ड किया गया बैरन लैंड्स जो है नॉर्थ कर्नाटक बागलकोट डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। न्यू स्पीशी जो है वो काफ़ी सिमिलर है स्पीशीज़ जैसे सिटाना लैटिसिप्स, और जो सिटाना धारवेंसिस है ये बियर करती है काफ़ी, इसके अंदर काफ़ी बड़ा आपको ये जो थ्रोट है ये देखने को मिलेगा, जिसे आप बोलते हैं डिव लैप। इसमें इसकी जो डिस्टिंगनेस है वो ये कंफर्म करती है कि जो इसके डीएनए सीक्वेंसेस हैं, माइक्रोसिटी स्कैन्स हैं, ये दो स्पीशीज़ के। और आप देखेंगे यहाँ पे जो ये सेकंड स्पीशी है जो कि डिस्कवर की गई है ओपन स्क्रब और रॉक टेरेन के अंदर नॉर्दर्न कर्नाटक में, हेमिडा सिटलस और विजयनगरम, ये सारी जो इनको बोला गया ये भी एक तरीके की लिजर्ड स्पीशीज़ हैं जो पहले पाई गई थी। काफ़ी आप बोलेंगे कि काफ़ी जो इसमें बोला गया है कि जो ये स्पीशी है इसमें ये काफ़ी प्रोटेक्टेड एरियाज़ जो होते हैं उनसे वहाँ पे ये देखने को मिलती हैं, जो कि अब इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा खतरा हो गया कि इन्हें अगर प्रॉपर संरक्षण नहीं मिलेगा, प्रॉपर इनकी देखभाल नहीं होगी, प्रॉपर इन पे वॉच नहीं रखी जाएगी तो ये शायद कहीं ना कहीं पूरी तरीके ख़त्म हो जाएंगी। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि इनका प्रोटेक्शन किया जाए, इनको आगे फ्यूचर में पूरी तरह वाइप आउट होने से बचाया जाए। तो चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है विकास दुबे एनकाउंटर केस। ये जो अपराधी है इसने अभी कुछ लगभग 10 दिन पहले 11 पुलिस वालों को अपने, जब इसकी एनकाउंटर करने पुलिस आई थी तब उनको मार दिया था। आप देखेंगे इसका एनकाउंटर कर दिया गया। दोस्तों थोड़ा सा मैं अगर और आपको बताऊं एथिकली कि ये क्या इसके प्रोज और कॉन्स होने चाहिए, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे एक ऐसा ही आपको कुछ वाकया पिछले कुछ 3 महीने या 4 महीने पहले देखने को मिला होगा। तेलंगाना के अंदर एक मेडिकल स्टूडेंट थी, उसका उसका रेप हो गया था। उसके बाद उसको जो कल्प्रिट्स थे उनका भी कुछ इसी तरीके से एनकाउंटर किया गया था। उसके बाद आप देखेंगे तमिलनाडु में अभी हाल फिलहाल लॉकडाउन के अंदर एक ऐसा ही केस निकल के आया, जब एक मोबाइल शॉप ओनर ने अपनी शॉप खोली और पुलिस वाले उसे पकड़ के ले गए थाने में। उसको बचाने के लिए जब उसके डैडी आए थाने में तो दोनों लोगों को इतना ज़्यादा पीटा कि उनकी कस्टोडियल डेथ हो गई। उसी तरीके से यहाँ पर भी कस्टोडियल डेथ बोली जा रही है, और ये बोला जा रहा है कि ये एनकाउंटर जो है कहीं ना कहीं जो है पहले से ही ये प्री प्लान्ड था। अगर आप देखेंगे ये जो एनकाउंटर था इसका जो सबसे बेसिक चीज़ ये कि ये एनकाउंटर करने के पीछे मंशा ये थी कि जल्दी से जल्दी लोगों को, जिन लोगों के जो पुलिस वाले हैं जिनके जो परिजन हैं उनकी यही डिमांड थी कि सबसे पहले इसका एनकाउंटर किया जाए, इसको भी मारा जाए जैसे इसने उनके परिजनों को मारा। लेकिन गवर्नमेंट ने जो ये डिसीजन लिया ये बिल्कुल इंस्टेंट डिसीजन था। इसके जो लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट्स हैं वो उसके बारे में नहीं सोचा गया, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स के बारे में सोचा जाता, इसको प्रॉपरली कोर्ट में पेश किया जाता, प्रॉपरली इसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी बैठती, जजेस सारी चीज़ें सुनते समझते, और जो सारे लोग इसके साथ इन्वॉल्व थे वो सारे लोगों की जो बैकिंग थी इसको, जिसकी वजह से ये एक विकास दुबे हिस्ट्री शीटर बना, वो सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं आगे कोई और ऐसा विकास दुबे ना पैदा हो, इस बात पे इस काम किया जा सकता था। और प्रॉपर जो लोग इसको संरक्षण दे रहे थे उनको कहीं ना कहीं कटघरे में ला के खड़ा किया जा सकता था, और बहुत बड़ी एक जो चेन थी उस चेन को तोड़ा जा सकता था। अब इसको मारने से क्या हुआ कि वो जो चेन पकड़ में आने वाली थी वो चेन जो थी वो टूट गई, और ये सब जो बाकी हैं वो बच गए। तो यही चीज़ है कि एथिकली अगर आप देखेंगे तो इसके ये प्रोज और कॉन्स हैं। जब भी आपको कभी फ्यूचर में क्वेश्चन लिखने को आएगा ऐसे कि दीज एनकाउंटर किलिंग्स, कस्टोडियल एनकाउंटर किलिंग्स आर वैलिड और इनवैलिड, तो वहाँ पे ये सारे पॉइंट्स काफ़ी आप अच्छे से कोट कर सकते हैं और बता सकते हैं अपना पर्सपेक्टिव कि क्या इसके प्रोज थे, क्या कॉन्स थे, क्या कुछ आगे वे फॉरवर्ड होना चाहिए था। वे फॉरवर्ड में अगर आप देखेंगे कि मान लीजिए ये एक कल्प्रिट है, इसके कल को मान लीजिए और इसी के जो दूसरे लोग होंगे जो इससे इन्वॉल्वमेंट रखते होंगे, कल को इसका बदला लेने के लिए क्या गारंटी है कि कल को वो सामने नहीं आएंगे, किसी पुलिस वाले को नहीं मारेंगे, या किसी और जगह पे अपना अपना क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं इन्वॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन को लाने का सबसे बड़ा आपको रीज़न जो है वो यही है कि डेटरेंस क्रिएट करना, लोगों के अंदर एक डर क्रिएट करना कि वो कोई भी क्राइम करने से पहले 10 बार सोचे। और
उसी कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक पॉजिटिव एंगल है। वहीं अगर आप नेगेटिव अगर उस एंगल को देखें तो वो ये कि उसी कॉन्स्टिट्यूशन के लूप होल्स को ढूंढ के एक्सप्लॉइट करके इनके जो वकील होते हैं ऐसे क्रिमिनल्स के, वो वकील जो होते हैं वो इसको इन लूप होल से इनको काफ़ी अक्सर बचा ले जाते हैं, और यही कारण है कि इतने बड़े बड़े क्राइम को अंजाम देने के बाद भी ये आज तक बचा हुआ था। तो आप समझ सकते हैं। ये थी न्यूज़। अगली न्यूज़ में चलता हूँ। यहाँ पे बात की जा रही है कंट्री ऑफ ओरिजिन टैग। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने बोला है कि हर कंट्री जो अपना ई कॉमर्स कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट, जबोंग, क्रक्स, स्नैपडील, ईबे, अमेजॉन, ये सारी जो कंपनीज हैं ई कंपनीज, ये इन्हें अब मेंशन करना पड़ेगा कंट्री ऑफ ओरिजिन, कहाँ से प्रोडक्ट आ रहा है, कहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, कब बन रहा है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और ये जो मूव लिया गया है ये बेसिकली अब आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें डिक्लेयर होती हुई आपको नजर आएंगी वेबसाइट्स के अंदर ही। जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे वहीं पे आप ये चीज़ देख सकेंगे कहाँ पे क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन। उसका जो मिनिस्ट्री है उसने बोला है कि जो पैकेज्ड कमोडिटीज़ रूल 2011 है उसके हिसाब से जो भी ये मैन्युफैक्चरर्स होंगे उनको डिक्लेयर करना होगा पैकेज नेम, एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर, कॉमन एंड जेनरिक नेम ऑफ कमोडिटी, नेट क्वांटिटी, मंथ, उसके बाद ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एमआरपी, कंज्यूमर केयर डिटेल्स, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको सारी बतानी होंगी सारी ई कॉमर्स कंपनीज के अंदर। नए जो प्रोविजंस 2017 में देखने को मिले थे उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ई कॉमर्स वेबसाइट जो थी जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील वगैरह, इन सारी जो ई कॉमर्स कंपनीज को डिस्प्ले करना होता था अपना इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद डिक्लेरेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ कंट्री और मैन्युफैक्चर और असेंबली, और क्लियर मेंशन करना होता था कि जो भी प्रोडक्ट है उसकी क्या एक्सपायरी डेट है। और उनके ऊपर प्यूनिटिव प्रोविजंस भी थे अगर वो इस लॉ को वॉयलेट करते थे। पहले लगभग 25,000, फिर बाद में 50,000 कर दिया गया। इस ऑफेंस अगर करते हैं वो, इस फर्दर अगर ये वो इन ऑफेंसेस में लिप्त पाए जाते हैं तो उनको जेल भी भेजा जा सकता है। आप समझ सकते हैं ये। उसके बाद यहाँ पे बात की जा रही है यूएस वीज़ा रूल्स। ये जीएस मेंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस का। आप देखेंगे इंडिया और यूएस के बीच में जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी अब अच्छे लेवल पे हैं। अगर आप देखें इंडिया को यूएस के पर्सपेक्टिव में तो ये आपको यूएस देखने को मिलेगा। इंडिया के अगर आप इंडिया से देखेंगे तो यूएस को जो अब यूएस ने अपने वीज़ा रूल्स जो हैं काफ़ी हद तक बदल दिए हैं। आप देखेंगे यूएस के जो वीज़ा रूल्स हैं वो अब जो अभी तक स्टूडेंट्स को वीज़ा प्रोवाइड कराते थे जो कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे थे, अलग अलग वहाँ से डिग्री ले रहे थे, अलग अलग डिप्लोमाज ले रहे थे, उनको अब बेसिकली पूरी तरीके कट कर दिया जाएगा। वहाँ से उनको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो ऐसे स्टूडेंट्स को परमिट नहीं करने देंगे यूएस के अंदर 2020 सेमेस्टर के लिए। तो ये सारी कवायद करी जा रही है जिससे कि वहाँ की जो जॉब्स हैं उनको बचाया जा सके डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। और जो आप देखेंगे जो चाइना के काउंटर पार्ट हैं, चाइनीज़ स्टूडेंट्स हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा इसमें नुकसान देखने को मिलेगा। इंडियन स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ है। जो फेडरल इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट एजेंसी है उसने एडवाइस किया है कि जो एक्टिव स्टूडेंट्स करेंटली अभी यूएस में पढ़ रहे हैं वो लोग अब जो पढ़ाई है वो सारी ऑनलाइन मोड में करेंगे और अब वो देश को छोड़ने के लिए बाध्यकारी हो जाएंगे। मतलब जो स्टूडेंट्स अमेरिका में कोई कोर्स कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको वापस इंडिया ही आना होगा, ऐसा बोला जा रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी जो है उसने काफ़ी इस जो नियम बनाया गया है यूएस के द्वारा इसका काफ़ी एक विरोध किया है। आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए जो इसका इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियंस के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि जो रीसेंट इमिग्रेशन पॉलिसी में चेंजेस किए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं, H1B वीज़ा होल्डर्स हैं और उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उन सब लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। क्योंकि जो लोग वहाँ पे जॉब कर रहे थे, जो उनके अटेंडेंट्स थे, उनकी वाइफ, बच्चे, वो सारे लोग काफ़ी अब प्रॉब्लम में नज़र आएंगे। इंट्रा कंपनी ट्रांसफर्स, मतलब जैसे आप देखेंगे यूएस की कोई कंपनी इंडिया में है और कोई अमेरिका में है उसका ऑफिस, हेड ऑफिस, तो जो ट्रांसफ़र्स होते थे ये सारे जो ट्रांसफ़र होते हैं ये सारी जो ट्रांसफ़र में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। वीज़ा अवेल नहीं किया जाएगा यूएस के द्वारा। L1 जो वीज़ा होता है इसमें देख सकते हैं आप जो डिपेंडेंट्स होते हैं, जो वीज़ा होल्डर्स के, उनको उनको ये दिया जाता है और अदर वीज़ा कैटेगरीज़ में भी काफ़ी इशू देखने को मिलेगा। अभी जो ग्रीन कार्ड अमेरिका के द्वारा इशू किए जाते थे उन ग्रीन कार्ड्स पे भी रोक लगा दी गई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है इंडियंस को। कुछ चैलेंजेस अगर हम देखें तो बेसिकली ये सारे जो काम किए गए हैं इनका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा लाइफ्स ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स। जो कि फॉरेन स्टूडेंट्स कौन होंगे? जो इंडियन हैं, जो चाइनीज़ हैं, जो पाकिस्तानी हैं, जो फिर आप देखेंगे यूके के हैं, जो फिर यूरोपियन कंट्रीज़ के हैं, अलग अलग देशों से जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ाई करने के लिए जाते हैं उन पर काफ़ी एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा।
इस पे तो ये सारी चीज़ आप समझ सकते हैं। और ये अभी तक आप देखते थे कि ये जो स्टूडेंट थे इनको मेरिट के हिसाब से सेलेक्ट किया जाता था, और अब उन्हें बिल्कुल ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करी गई है, बताई नहीं गई है क्यों, कि किस लिए वो अब उनकी जॉब्स के लिए खतरा पैदा कर दिया गया है यूएस के द्वारा। वहाँ की जो अब आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन के लिए काफ़ी एक बाइस्ड पॉलिसी अपना रखी है, जिसमें वो यूएस के जो नेटिव लोग हैं वहाँ के लोगों की जॉब्स बचाने के लिए काफ़ी कदम उठा रहे हैं, जिससे कि वो उनकी एक हमदर्दी पा सके। उनकी जो अपना वोट बैंक है, उस वोट बैंक में किसी भी दूसरे जैसे जो बिडेन है उनको सेंध न लगा पाएँ, ये सारे उनके पैतरे हैं, जिससे कि उनका जो वोट बैंक है वो सिक्योर रहे, और उनकी जो आने वाले टाइम में प्रेसिडेंट की जो चेयर है वो सिक्योर रहे। ये सारी चीज़ों के लिए यूएस प्रेसिडेंट ऐसे एनॉमलस डिसीजंस लेते रहते हैं अक्सर। मार्केट जो वहाँ की है वो फोर्स करती है कि डिमांड और सप्लाई, जो यूएस इकॉनमी है वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र करती है इमिग्रेंट वर्कर्स के द्वारा। और जो आप देखेंगे अमेरिका, अमेरिका का अगर थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताऊं, तो अमेरिका बेसिकली बना ही है माइग्रेंट्स के द्वारा। यूएस जो है, यूएस के अंदर जो यूनाइटेड किंगडम्स के, जो इंग्लैंड और यूरोपियन कंट्रीज़ के जो सताए हुए लोग होते थे उनको वहाँ रहने के लिए भेज दिया जाता था, और इन्हीं लोगों ने बेसिकली अमेरिका को बसाया। तो जब जो देश बसा ही है इमिग्रेंट्स के द्वारा, जो अलग अलग देशों से आए हुए लोगों के द्वारा, तो उस देश में ही आप अगर इमिग्रेंट्स पर रोक लगाएंगे तो वो फिर कैसे काम करेगा। यही बात बेसिक यहाँ पे बोली जा रही है। आप देखेंगे वहाँ की जो अमेरिका की लोकल पॉपुलेशन है उसके पास एडिक्वेट स्किल्ड लेबर नहीं है, इसी वजह से वो लोग की जॉब जो है काफ़ी ज़्यादा, वो लोग उनकी जॉब की क्राइसिस है वहाँ पे उन लोगों के लिए। लेकिन जो अभी करंटली जो इंडियंस हैं, चाइनीज़ हैं, फॉरेन वर्कर्स हैं, वो लोग काफ़ी इस जॉब में अच्छा करते हैं, और यही रीज़न है इंडियंस जो डोमिनेट करते हुए नज़र आते हैं अमेरिकन हेल्थ इंडस्ट्री में, अमेरिकन जो कॉरपोरेट इंडस्ट्री है, और जो दूसरी आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको इंडियन और चाइनीज़ लोग देखने को मिलेंगे। यूएस को ज़रूरी है कि वो ओवरहॉल करे यूएस की हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन सिस्टम को, और इंजेक्ट करे कि अमेरिका का के अंदर जो टेक्निकल और कल्चर एडवांस लर्निंग कैसे की जा सकती है, इन सारी चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ करे, जिससे कि वहाँ पे भी स्किल्ड लेबर प्रॉपर जनरेट हो सके, और वहाँ पे ये सारे इश्यूज़ देखने को ना मिलें। यहाँ पे बात की जा रही है मालाबार एक्सरसाइज, इंटरनेशनल रिलेशंस का, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है GS2 का। आप देखेंगे इंडिया ने अभी डिसीजन लिया है कि वो ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड करेगा मालाबार एक्सरसाइज के अंदर, जो कि जिसमें कि इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया हुआ करते थे। अभी तक क्या था दोस्तों कि इंडिया, यूएस और जापान ये तीनों तो पार्टिसिपेट करते थे इस मिलिट्री एक्सरसाइज में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को अभी अलाउ नहीं किया जाता था इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, जो कि इसका पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो इंडिया के ही हाथ में थी कि वो ऑस्ट्रेलिया को अलाउ करे या ना करे। लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने अलाउ कर दिया है। और अब आप अगर देखेंगे, अगर ये जो ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड किया गया है, इससे क्या होगा कि जो हमारा क्वाड कंट्रीज़ का ग्रुप है जिसमें इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया आते हैं, ये पूरी तरीके प्रॉपर हारमोनी में काम करता हुआ दिखाई देगा। इंडिया जो है काफ़ी, आप देखेंगे इंडिया इज़ ओपन टू ऑस्ट्रेलियाज इंक्लूजन इन मालाबार एज एन ऑब्जर्वर। आप देखेंगे यहाँ पे इस मूव की वजह से, आप देखेंगे इस मूव का जो बेसिक रीज़न है ऑस्ट्रेलिया को इस मालाबार एक्सरसाइज में इंक्लूड करने का, वो है जो हमारा स्टैंड ऑफ बना हुआ है LAC के अंदर में। आपने देखा होगा अभी गालवान वैली में हमारे जो 20 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए, उन लोगों की वजह से हमारे और जो चाइना के रिलेशन है कहीं ना कहीं काफ़ी लो लेवल पे आ चुके हैं। और यही सारी चीज़ों में चाइना को काउंटर करने के लिए, आप एक मिनट ये देखिए यहाँ पे, जैसे आप देखेंगे इंडिया है, ये जापान है, उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया, ये सॉरी यूएस है, ये सब तीनों जब मिल के इस पूरे रीजन में एक मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे तो यहाँ पे जो चाइना का प्रेजेंस है इसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने वाली है, जिस वजह से चाइना, आप देखेंगे रेगुलरली जो क्वाड ग्रुप बना हुआ है इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान का, इसको कंटिन्यूसली वो इसको अपोज करता हुआ आया है। और ये जो इंडियन ओशन, इंडो पैसिफिक रीजन है, इसको भी वो काफ़ी विरोध इसका करता रहा है पहले भी। तो आप देखेंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया का इंक्लूजन है इसकी हेल्प से आपको देखने को मिलेगा जो मिलिटराइजेशन है जो क्वाड कोलिशन का, उसमें एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी ये चारों देशों की, और इसे ह्यूजली अपोज किया गया चाइना के द्वारा, जो कि मैंने आपको भी बताया। आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ। जो मालाबार एक्सरसाइज है ये पहले बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज हुआ करती थी इंडिया और यूएस के बीच में, लेकिन 1992 के अंदर में, लेकिन इसे एक्सपैंड किया गया और ये ट्राईलैटरल फॉर्मेट बन गया जब 2015 में जापान की प्रेजेंस आई इसके अंदर में।
2017 के अंदर आप देखेंगे अप्रैल 2017 में ऑस्ट्रेलिया ने भी इसे बोला कि हम भी इसका पार्ट बनना चाहते हैं और उसको ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया इसी वजह से इस ट्राइलेटरल एक्सरसाइज में। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी बार रिक्वेस्ट किया है इंडिया से कि वो इस एक्सरसाइज में उसको इंक्लूड करे और प्रॉपरली चारों चारों देश एक साथ मिलकर इस एक्सरसाइज को अंजाम दें, लेकिन इंडिया कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड करने में काफ़ी बार आप देखेंगे 2018-19 में काफ़ी बार उसने मना कर दिया। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन अब जब ये इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा इस एक्सरसाइज के अंदर में, तो इंडिया को एक एडिशनल चाइना को कंट्रोल करने के लिए एक एडिशनल एक ग्रुप मिलेगा जिसमें प्रॉपरली चाइना को कहीं ना कहीं एक जवाब दिया जाएगा इंडियन ओशन रीजन में, जो वो अपनी दादागिरी अक्सर दिखाता रहता है। वहाँ पे एक बार अगर गवर्नमेंट डिसीजन जब ले लेगी कि ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड किया जाए, तो जो हमारे पार्टनर्स हैं जैसे यूएस और जापान, वो भी इसमें देखेंगे कि एक सिक्योर और कंसेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ देखने को मिलेगी, जिसमें फॉर्मल इनविटेशन एक्सटेंड कर दिया जाएगा ऑस्ट्रेलिया को और वो इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे। जापान और यूएस जो है वो हमेशा से फेवर में रहे हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड किया जाए इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी ट्राइलेटरल एक्सरसाइज में, जबकि इंडिया ने ही ऑस्ट्रेलिया को हमेशा इससे दूर रखा है। मालाबार एक्सरसाइज जो है उसे हमेशा उसे ऑलरेडी डिले कर दिया गया है कोविड-19 पैंडमिक की वजह से, और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2020 के एंड तक इस एक्सरसाइज को करा जाएगा। इंक्लूजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया का मतलब ये होगा, ऑस्ट्रेलिया के इंक्लूड होने से ये होगा कि जो मेजर इंडो पैसिफिक जो प्लान्स है उसमें मेजर शिफ्ट देखने को मिलेगा, जो कि मैंने आपको बताया कि इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया की प्रेजेंस से चाइना लाजमी है कि वो घबराए ही। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आज का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें बोला जा रहा है कि हाल ही में राजनीति में अपराधीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भारतीय लोकतंत्र के लिए दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। आप देखेंगे रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स मे हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी कमेंट। तो इस क्वेश्चन का आप प्रॉपरली आंसर दीजिए मेरे फेसबुक पेज IAS सूत्रा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उसके बाद आप देखेंगे ग्रुप मैंने बना रखा है IAS सूत्रा के नाम से, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर अपने आंसर पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस क्वेश्चन को लगभग 250 से, अगर यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 250 से 200 वर्ड्स के बीच में इसे लिख सकते हैं। अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 100 से 150 वर्ड्स में लिख सकते हैं। एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी 100 से 150 वर्ड्स के बीच में लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को अभी से लिखते रहेंगे, इन एक प्रैक्टिस आप बना के चलेंगे, तो जब आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तब आपको ये सारी बहुत आपको ईजी लगेंगे। वहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप देखेंगे, बैंकिंग एसएससी में तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वहीं अगर आप देखेंगे यूपीएससी में जो GS 1, 2, 3, 4 है, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर अभी से आप प्रैक्टिस करके चलेंगे तो आप बाय द टाइम आप प्री क्लियर करके मेंस पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, ईजी चीज़ें लगने लगेंगी आपको। ये सारी चीज़ें देख लेते हैं आज की इसमें क्या क्या बोला गया है इस क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में, जो कि GS2 गवर्नेंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है कि उसने बोला है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्हें अब ये रीज़न बताना होगा कि क्यों उन इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट किया जा रहा है जिनके जिनके जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू दोज जिनके जिनके ऊपर कोई भी ज़्यादा क्रिमिनल केसेस नहीं है। क्यों उनको प्रायोरिटी दी जा रही है जो जिनका क्रिमिनल जो रिकॉर्ड है वो बड़ा है इन कंपैरिजन टू दोज जिनका क्राइम रिकॉर्ड नहीं है। तो ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल पार्टी को बतानी होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि विनेबिलिटी मतलब जो जीतने की संभावना की वजह से ये सारे रीजंस नहीं माने जाएंगे, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात बोली गई है। अगर मैं थोड़ा सा आपको क्रिमिनलाइजेशन मतलब पॉलिटिक्स में बताऊं तो बेसिकली जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसके बाद आप देखेंगे जब पहला इलेक्शन हुआ 1950 के आसपास में, तब से अब तक आप अगर देखेंगे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। सबसे पहले जब आप देखेंगे जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको बिल्कुल भगवान के तौर पे देखा जाता था, क्योंकि उनके पास पावर थी, उनके पास पैसा था, उनके पास एक हनक थी जिससे कि वो लोगों को कंट्रोल कर सकते थे और लोगों की सहायता कर सकते थे, सोसाइटी को एक नए लेवल पे ले जा सकते थे। लेकिन इन पॉलिटिशियंस ने बाय द टाइम धीरे धीरे जब उनके पास पैसा सत्ता सब कुछ था, उन्होंने इसका ध्यान सोसाइटी को इम्प्रूव करने की बजाय अपनी ही पर्सनल प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करना बेहतर समझा। और यही रीज़न है कि जो पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन है, जो पॉलिटिक्स में करप्शन है, वो इतना ह्यूज लेवल पे है कि आप देखेंगे आज की लेवल पे हर जो दूसरा आपको पॉलिटिशियन मिलेगा उसके ऊपर कुछ ना कुछ एलिगेशन करप्शन से रिलेटेड देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यही करप्शन खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टेप्स लेता रहा है जिससे कि ये करप्शन खत्म किया जा सके।
अभी उसने और ये बोला है कि जो पॉलिटिकल पार्टी अगर ये फेल हो जाएगी ये सारे स्टेप्स उठाने के लिए, तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। और आप देखेंगे ये सारे जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये पहले भी ऐसे ही रिवाइवल स्टेप्स लिए जा चुके हैं, लेकिन इसमें कोई पीनल प्रोविजंस ना होने की वजह से, मतलब कोई कानूनी इसमें जैसे कोई अगर कोई इन सारी एक्टिविटीज़ जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइंस जारी करी गई हैं, जिसमें सारी चीज़ें डिक्लेयर करनी है, पार्शियलिटी दिखानी है, वहाँ पे अगर आप देखेंगे नहीं ये चीज़ लागू होती, तो इसके लिए कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है कि उनको जेल में डाल दिया जाए या उन पर फाइन लगा दिया जाए या कोई भी दूसरे पीनल प्रोविजंस। तो ये बोला जा रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है और इसकी जो लीडरशिप है, उसे सबसे पहले इस जो उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको पब्लिकली डिक्लेयर करना होगा, और जिससे कि जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है वो कम करी जा सके। बिहार में सबसे पहले अभी इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि बिहार में जो इलेक्शंस हैं वो काफ़ी नज़दीक हैं। अक्टूबर 2020 में ये इलेक्शंस कराने की बात करी जा रही है। यहाँ पे अगर देखेंगे कि जो कोर्ट ने ये सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास करा क्यों, पॉलिटिक्स, क्योंकि जो पॉलिटिक्स है वो डोमिनेट करती है, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करती है और बिजनेस को कंट्रोल करती है, सिविल सोसाइटी को कंट्रोल करती है, मीडिया को कंट्रोल करती है, जो कि हमारे हमारे जो फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का, उसे कंट्रोल करती है। आप देखेंगे जो आज के समय में जो न्यूज़ है, जो आप देखते हैं बायस्ड न्यूज़ आती है, हर हर न्यूज़ चैनल का एक अपना पर्टिकुलर प्रोपोगेंडा है कि उसे ये चीज़ प्रोपोगेट करनी है, उसे ये करना है, उसे नेशनलिज्म पे बात करनी है, उसे नेशनल सिक्योरिटी पे बात करनी है, या फिर उसे रिलीजन पे बात करनी है, सेकुलरिज्म पे बात करनी है। ये सारी चीज़ें सब कुछ एजेंडा सेट है, उस हिसाब से बात करती कोई। जबकि न्यूज़, अगर मैं आपको बताऊं, मीडिया का काम सिर्फ ये है कि जो एग्जैक्ट न्यूज़ है जो है वो जनता तक पहुंचाने का। लेकिन इस न्यूज़ को न्यूज़ रूम से जनता तक पहुंचाने के बीच में जो सबसे बड़ी चीज़, जो गलत चीज़ मुझे लगती है वो जो करी जाती है, वो ये कि उस न्यूज़ में जो अपना एजेंडा जोड़ दिया जाता है न्यूज़ चैनल्स के द्वारा। अगर आप कोई भी न्यूज़ सिंपली यूजर्स तक पहुंचाएंगे तो उस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब उसी न्यूज़ में कोई एजेंडा जुड़ जाता है, उसको अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है उस न्यूज़ को, तब प्रॉब्लम हो जाती है। तो यही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि इन सारी चीज़ों से बचाया जा सके पॉलिटिक्स को। और आप देखेंगे जो खरीद फरोख्त की जाती है एमपीज़ की, जिन्हें आप बोलते हैं अपने विधायक, सॉरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद बोलते हैं, एमएलएज जिन्हें आप बोलते हैं अपने विधायक, ये अपने पैसे का रुतबा दिखा के बहुत बार इलेक्शंस में अपनी एक मौकरी करते हुए नज़र आते हैं। और जो इलेक्शन का एक फिर बाद में मजाक बन जाता है कि अरे इनको तो जीतना ही था और इनको इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत क्या थी। ये सारी चीज़ें, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो आप देखते हैं उसकी वजह से अब जो सिक्रेसी थी वो पॉलिटिकल फंडिंग की, वो कहीं ना कहीं फिर से रिज्यूम कर ली गई। अब आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड 10,000 रुपये से लेके 1 करोड़ तक के इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो होते हैं, उसमें आप देखेंगे कि कोई भी बंदा जिसे कुछ डोनेशन करना है पॉलिटिकल पार्टी को, उसे वो स्टेट बैंक से वो बॉन्ड्स खरीदता है, वहाँ पैसा दे के वो बॉन्ड्स इशू होते हैं उसे, और उस बॉन्ड में वो डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टी को जिसमें दे देता है, जिसमें कोई भी मेंशनिंग नहीं होती है कि वो पॉलिटिकल बॉन्ड किसकी तरफ से दिया गया, उसमें कितने पैसे दिए गए, क्या कुछ सारी चीज़ें मेंशन नहीं होती। इस वजह से जो अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, वो चीज़ें इंश्योर नहीं होती हैं। इस वजह से आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा जो करप्शन देखने को मिलता है पॉलिटिक्स के अंदर। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं उनके जो क्रिमिनल केसेस हैं, जो पेंडिंग क्रिमिनल केसेस, वो जो 24% हुआ करते थे 2004 के अंदर में, वो बढ़ के 43% हो गए 2019 में। अगर आप देखेंगे 2014 में जब मोदी साहब ने जो अपनी गवर्नमेंट बनाई, उसमें बहुत बड़े बड़े ह्यूज अपनी तरफ से उनकी बात बोली गई कि वो करप्शन ख़त्म कर देंगे पूरी तरीके से, 1 साल के अंदर सारा जो करप्ट जितने भी लोग हैं पॉलिटिक्स के अंदर उनको हटा देंगे। उसके बाद सारा जो देश का करप्ट मनी है विदेश में, वो सारा वापस ले आएंगे, लोगों को 15-15 लाख रुपए देने की बात करी गई थी, और बहुत सारे जो ऐसे सपने दिखाए गए थे जिसकी वजह से वो सत्ता में आए। लेकिन आने के बाद आज 6 साल बीत चुके हैं, दोबारा सत्ता में आ गए, लेकिन इन सब जो बेसिक इश्यूज़ हैं उनको कहीं ना कहीं बिल्कुल भी छुआ तक नहीं गया, एड्रेस नहीं किया गया। आप देखेंगे आज जो 2019 का जो इलेक्शन हुआ लोकसभा वाला, उसमें भी ये सारी चीज़ें देखने को मिली कि कोई भी इसमें प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखने को मिला, जिसमें ये सारे इश्यूज़ की बात की जाए, और क्रिमिनलाइजेशन या फिर करप्शन या फिर क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड चीज़ें जो सबसे ज़्यादा हमारी सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंस रखती हैं, वो सारे इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया गया। एक्सेप्ट द फैक्ट कि नेशनलिज्म के पूरे एजेंडे बेस्ड चुनाव लड़ा गया। उन्होंने बोला रफाल, उन्होंने बोला चौकीदार, ये सारी चीज़ें बस चलती रहीं, लेकिन जो असल मुद्दे थे सोसाइटी के उन्हें एड्रेस नहीं किया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप देखेंगे तो जो गवर्नेंस है उसको चाहिए कि वो पूरी तरीके फ्री होनी चाहिए क्राइम से, वहाँ कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, ऐसी बात करी गई है।
अब अगर हम देखें कुछ जो डिसीजंस प्रीवियसली दिए गए हैं, जो जो कैंडिडेट हैं, अगर आप देखेंगे पहले कैंडिडेट को सबमिट करना होता था एक सॉन एफिडेविट, जिसमें वो उसका सेल्फ डिक्लेरेशन होता था कि वो उसके जो फाइनेंशियल डिटेल्स होती थी, क्रिमिनल केसेस जो उस पर चल रहे होते थे, वो सारी चीज़ें वो एक एफिडेविट में लिख के देता था। उसके बाद हर कैंडिडेट जो था उसे इन्फॉर्म करना होता था पॉलिटिकल पार्टी को कि वो उसके ऊपर जो क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, कितने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, वो सारी अपनी पॉलिटिकल पार्टी को बताता था वो। उसके बाद जो पार्टी ये सारा जो डेटा है, ये सारी चीज़ें जो उसकी तरफ से उस कैंडिडेट की तरफ से दी जाती थी, उसको ये सारी चीज़ें पब्लिक करनी होती थी, पब्लिश न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। और ये सारी जो क्रिमिनल डिटेल्स थी कैंडिडेट्स की, ये सारी हर उस वोटर तक पहुंचाने की बात की जाती थी, जिससे कि जो वोटर इलेक्शन जिसे वोट करना है, उस इलेक्शन प्रोसेस में प्रॉपरली पार्टिसिपेट वो करता है, वो एटलीस्ट ये चीज़ डिसाइड करे कि किसे इलेक्ट करना है, किसे चुनना है, और उसके बाद ही वो अपना वोट कास्ट करे। उसका सारा एक हर कैंडिडेट का एक कच्चा चिट्ठा उसके पास होना चाहिए, जिससे कि वो ये डिसाइड कर सके कि वो किसे वोट देना चाहता है। इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा ये चीज़ बिलीव करता हूँ कि आपको कभी भी आप वोट दें तो आप किसी पार्टी को देख के वोट ना दें, अपने इनफैक्ट लोकल एरिया के जो एमपी एमएलए कैंडिडेट हैं उसको देख के वोट करें, उसके काम को देख के वोट करें, उसका बैकग्राउंड देखें, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड देखें, उसका जो सोसाइटी के लिए उसने अच्छे काम किए वो सारी चीज़ें देखें, उस हिसाब से आप वोट कीजिए। क्योंकि आप डायरेक्टली आपको ना प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं और ना ही उसमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट होगा। आप अगर अच्छे कैंडिडेट चुन के भेजेंगे एज एन इंडिविजुअल, हर डिस्ट्रिक्ट से अच्छा कैंडिडेट जाएगा तो आगे जाके वो एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर ही चुनेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं एज अ जागरूक वोटर। तो यहाँ पे आप देखेंगे बात की जा रही है कुछ लूप होल्स की, क्या क्या लूप होल्स हैं। बहुत सारे लॉज हैं जो और कोर्ट जजमेंट्स हैं, उन्होंने आज तक मदद नहीं करी कि जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है उसे कहीं ना कहीं उस पर रोक लगाई जा सके। इसी वजह से जो एनफोर्समेंट आप देखेंगे, ड्यू टू लैक ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ लॉज एंड जजमेंट्स, जो ये लॉज बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट्स दिए जाते हैं, इनमें कोई भी पीनल प्रोसीजर ना होने के बाद कारण आप देखेंगे इसमें कोई भी, अगर कोई इस रूल को सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए कोई रूल बनाया या फिर कोई लॉ बना, तो उस रूल को तोड़ने पे अगर कोई आपको सजा नहीं मिलेगी, कोई आप पे कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, तो क्यों क्यों नहीं आप वो रूल तोड़ेंगे। अगर आपको पता है कि मर्डर करने पे कोई आपको कोई सज़ा नहीं होगी तो आप तो इजीली मर्डर करेंगे ही। तो ये ऐसा ही है बिल्कुल, कुछ समझें अगर आप इजी लैंग्वेज में तो। और दूसरी और तीसरी चीज़ ये कि इसमें यहाँ पे कोई भी क्लियरिटी नहीं है, कोई भी कि जो पेनल्टी है वो क्या लगाई जाएगी। अगर कोई आप देखेंगे कितनी पेनल्टी होनी चाहिए, कितनी कितनी सज़ा होनी चाहिए, वही सारी बात जो मैंने आपको बताई वही बात करी जा रही है यहाँ पे भी। थोड़ा सा अगर वे फॉरवर्ड में आपको बताऊं क्या कुछ आगे फ्यूचर में किया जा सकता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोकने के लिए, आगे क्रिमिनलाइजेशन ना हो पॉलिटिक्स के अंदर। तो इसको रोकने के लिए सबसे पहले एफिडेविट जो कैंडिडेट्स के द्वारा दिए जाते हैं उसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वेबसाइट्स में डाली जाए, जो पार्टी की वेबसाइट्स हैं, और इसका वाइड सर्कुलेशन, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है उस लोकल एरिया के लोगों तक पहुंचाई जाए, जिससे कि वो ये चीज़ समझ सकें कि एग्जैक्टली उनका जिससे जो उनसे वोट मांगने आ रहा है उसका क्या हिस्ट्री है, क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड है। जो मैंने आपको ये सब चीज़ें अभी पहले भी बताई, सारी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे चल जानी चाहिए। और जो दूसरे टूल्स हैं जिससे कि एक एक बिल्कुल डिसेंट्रलाइज, बिल्कुल नीचे तक के एक गरीब आदमी तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। क्योंकि इंडिया में हर गरीब से लेके अमीर तक वोट करता है, तो इन्फॉर्मेशन भी सबके पास होनी चाहिए। कंप्लायंस ऑफ पार्टीज़ जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से होनी चाहिए। जो पब्लिशिंग ऑफ डिटेल्स हैं और जो टेंटेड, मतलब कि जो क्रिमिनल कैंडिडेट्स हैं उनकी सारी डिटेल्स जो सोशल मीडिया और दूसरे न्यूज़पेपर्स के द्वारा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। वोटर्स के पास कि उसका एक विजिलेंट और एग्जैक्ट डेटा होना चाहिए, जिससे कि वो ये चीज़ समझ सके कि उसका जो जो पैसा है जो उससे टैक्स के माध्यम से लिया जा रहा है, जो उस पैसे को कंट्रोल करने वाला नेता जिसे वो चुन रहे हैं वो नेता अच्छा है या नहीं। तो यही बात कि जो मिसयूज़ ऑफ मनी, गिफ्ट्स और जो इंड्यूसमेंट देखने को मिलती हैं इलेक्शंस के टाइम में, अलग अलग जगह से आप देखेंगे जब चुनाव होते हैं तो पॉलिटिकल फंडिंग होती है, अलग अलग बिजनेसमैन, अलग अलग जो दूसरे लोग होते हैं सेक्टर के, जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, वो अपना फ़ायदा देखने के लिए कि जब उनकी मान लीजिए किसी कैंडिडेट को वो जिताते हैं, उसके बाद जब उन्हें फ़ायदा मिलेगा, जब वो जीत जाएगा, तो ये सारे उद्देश्य से वो फंडिंग करते हैं, पैसा देते हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो ये सारी चीज़ों पे एक सख्त नज़र रखने की ज़रूरत है कि क्यों, कहाँ से, किस लिए पैसा आ रहा है। आप देखेंगे जो
एवर ग्रोइंग नंबर ऑफ वोटर्स हैं जो और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इनको इन चीज़ों को ज्वाइन करते हैं जिससे कि वो काम कर सकें इस पॉलिटिक्स की एक क्लिनजिंग में प्रोसेस में आप देखेंगे इस समय बहुत सारे एनजीओ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस निकल के आ रही हैं जिससे कि जो वो काम करना चाहते हैं जिससे कि पॉलिटिक्स में जो क्रिमिनलाइजेशन है उसको कम किया जा सके। लेकिन आप देखेंगे अब अगर जो नियम बनाता है उसी पे आप मतलब आप बोलते हैं कसनी कसेंगे तो वो लोग कैसे आपको सर्वाइव करने देंगे। ऐसा ही कुछ है। तो ये चाहिए कि एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जिससे कि ये सारी चीज़ें इंश्योर करी जा सके और जो पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन है उसका उस पर रोक लगाई जा सके। तो दोस्तों ये था आज का पूरा टोटल डिस्कशन। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, कुछ भी नहीं अच्छा लगता है तो आपको डिसलाइक करने का पूरा हक है। और आप प्लीज़ फीडबैक में ज़रूर बताइए कि क्या चीज़ आपको नहीं पसंद आती, मैं ज़रूर इंप्रूव करूँगा अगली वीडियो में। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कमेंट और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चों को जिनके पास ईजिली वो एक्सेस नहीं कर सकते पढ़ाई को और जिन्हें अपने बड़े बड़े सपने पूरे करने हैं। आप कोशिश करिए कि हर उस गरीब बच्चे को पढ़ाएं जहां तक आपकी पहुंच में कोई अगर गरीब बच्चा है तो उसे आप ज़रूर पढ़ाइए। एटलीस्ट एक बच्चे को ज़रूर पढ़ाइए, फ्री एजुकेशन दीजिए। क्योंकि एक आप अगर एजुकेशन किसी को भी देते हैं तो उससे आपका जो एजुकेशन आपका खुद का लेवल है वो इम्प्रूव होता है, आप खुद से वो चीज़ें और अच्छे से समझ पाते हैं। तो काफ़ी फ़ायदे हैं पढ़ाने के। और फ्री में पढ़ाएंगे तो उसको एक आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन जो मिलेगा वो सिर्फ आप ही फील कर पाएंगे जब आप वो काम करेंगे। उसके बाद आप बहुत अच्छे से इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करिए जिससे एक मुझे मोटिवेशन मिलती है, मैं और अच्छे से चीज़ें करने की और कोशिश करूँगा फ्यूचर में। अगर आपको इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ जो स्लाइड्स हैं इनकी पीडीएफ चाहिए फ्री में तो वो सारी आपको बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल हैं। आप IAS सूत्रा चैनल देख सकते हैं टेलीग्राम के अंदर, वहाँ से आप ये सारी स्लाइड्स डाउनलोड कर सकते हैं। फ्यूचर में आप रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इसे रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद।